एप दिस साइड और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक इन्फाक्शन विच इज़ अ पैथोलॉजी टॉपिक। इन्फाक्शन पैथोलॉजी सीरीज में हम बिगिन कर रहे हैं विद इन्फाक्शन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इन्फाक्शन के अंदर हम सबसे पहले इस्चीमिया देखेंगे। सो इस्चीमिया क्या होता है? इस्चीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको हम इस्चीमिया बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है हमें बेसिकली इम्बैलेंस हो जाता है समा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द टिश्यू ऑफ द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज़, कि आपके टिश्यूज़ को डिमांड तो बहुत है पर ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई नहीं है। उस केस में हम उसको इस्चीमिया कहते हैं, कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो इन्फाक्शन दिस इज इस्चीमिया। आपको पहले डिफरेंसेस समझना जरूरी है कि इस्चीमिया क्या होता है, इन्फाक्शन क्या होता है। इन्फाक्शन इज, तो इन्फाक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इस्चीमिया की मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसकी वजह से, वो वाली कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वो एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वो कोएगुलेटेड हो गया, वहाँ कोएगुलेशन देखने को मिला, कोएगुलेटेड नेक्रोसिस देखने को मिला। कोएगुलेटेड नेक्रोसिस जो है विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। कोएगुलेटेड नेक्रोसिस, अगर आपको कोएगुलेटेड नेक्रोसिस स्पेसिफिकली कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं व्हाट इज कोएगुलेटेड नेक्रोसिस। सो इट इज़ डिफाइंड एज द एरिया जहाँ ऑफ इस्चेमिक, जहाँ वो एरिया इस्चेमिक वाला जहाँ पर कोएगुलेटेड नेक्रोसिस हो रखा है ड्यू टू ऑक्लूजन ऑफ आइदर द आर्टेरियल सप्लाई। अगर कोई आर्टेरियल सप्लाई जो है वहाँ पे ऑक्लूजल देखने को मिला, या फिर वीनस ड्रेनेज जो है हमारी आर्टरी सप्लाई या फिर वीनस ड्रेनेज है वहाँ पे हमें ऑक्लूजल देखने को मिला, तो उस केस में इन्फाक्शन देखने को मिलता है। ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं इन्फाक्शन, जैसे हार्ट है, हार्ट में इन्फाक्शन देखने को मिल सकता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। ब्रेन में देखने को मिल सकता है, किडनी में देखने को मिलता है, स्प्लीन में देखने को मिलता है, ऑल्सो वी आर सीन इन द लंग्स. So this is we seen the ischemia and the infarction and seeing the etiopathogenesis. Etiopathogenesis basically इस disease के causes, basically etiologies के causes क्या है, किस वजह से इसका पैथोजेनेसिस होता है। कार्डियक कॉजेज जो है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो गए, जैसे वेंट्रिकुलर हार्ट अरेस्ट हो गया, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो गया। जैसे हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो स्टॉप होती है, ब्रेन सफ़र होता है सबसे पहले क्योंकि हाइपोक्सिया, बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया। जैसे ही एक बार ब्लड सप्लाई आपकी स्टॉप हो गई बॉडी में, सबसे पहले ब्रेन सफ़र होगा बिकॉज ऑफ द हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक कंडीशन की वजह से। और अगर ये हाइपोक्सिया चलता रहा, ऐसा नहीं कुछ देर के लिए, अगर ये हाइपोक्सिया चलता रहा मोर देन अगर 4 मिनट से ज़्यादा, अगर हाइपोक्सिया ब्लड को ब्रेन को सप्लाई नहीं पहुंची, तो जिसकी वजह से इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा ब्रेन को, और फिर फर्दर लीड टू इन्फाक्शन ऑफ द ब्रेन, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन की इन्फाक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कार्डियक कॉजेज जैसे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, वेंट्रिकुलर हार्ट अरेस्ट वहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास आर्टेरियल कॉजेज जैसे एथियोस्क्लेरोसिस हो गया, आर्टरी जो है वहाँ पे प्लैक जम जाता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर। ये सब एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह ये सब कब देखने को मिल सकता है? फॉर एग्जांपल समवन इज वेयरिंग अ वेरी टाइट प्लास्टर पहना हुआ है, जैसे उसने कोई किसी की इंजरी या कुछ हो गई हो, उसके हाथ में उसने पट्टा पहन रखा है, प्लास्टर पहन रखा है, तो उस केस में लाइक अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में भी आर्टरी जो है, आर्टरी वेन जो है वो कंप्रेस हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस वो आर्टेरियल कॉजेज हो सकती है इन्फाक्शन के, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वहाँ पे और अल्टीमेटली उस टिश्यू की डेथ हो जाएगी। एथेरोस्क्लेरोसिस में भी देखने को मिलता है, इट इज़ ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। हम पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, जो आर्टरीज है वो बेसिकली वॉल्स नैरो हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द एथेरोमेटस प्लैक। ये बेसिकली ब्लॉकेज हो जाती है, वेसल्स के बीच में ब्लॉकेज हो जाता है, किस वजह से? क्योंकि एक एथेरोमेटस प्लैक जम जाता है उनके बीच में, कॉजिंग जिसकी वजह से इन्फाक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोरोनरी आर्टरी जो है वो लीड टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अगर कोरोनरी आर्टरी के बीच में ब्लॉकेज आ गया, कोरोनरी आर्टरी के बीच में से एथेरोमेटस प्लैक बन गया, तो इन्फाक्शन मायोकार्डियल का हार्ट में इन्फाक्शन देखने को मिलेगा। ब्लॉकेज ऑफ द सेरेब्रल आर्टरी, अगर सेरेब्रल आर्टरी में ऐसे ब्लॉकेज आ गया तो इसकी वजह से ब्रेन में इन्फाक्शन, सेरेब्रल में इन्फाक्शन दिखेगा। कोई पर्टिकुलर किस जगह की आर्टरी है तो वहाँ पे अगर ब्लॉकेज आ जाएगा तो आपको वहाँ इन्फाक्शन देखने को मिले, जैसे हमने देखा कोरोनरी आर्टरी में आपको इन्फाक्शन देखने को मिलेगा तो हार्ट अफेक्ट होगा। अगर हमको सेरेब्रल आर्टरी में इन्फाक्शन देखने को मिलेगा तो सेरेब्रम यानी ब्रेन अफेक्ट होगा। ब्लॉकेज अगर रीनल आर्टरी में इन्फेक्शन होगा तो हमारा रीनल इन्फेक्शन होगा, जो हमारी रिलेटेड टू किडनी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। उसके अलावा एम्बोलिज्म क्या होता है? एम्बोलिज्म ये होता है कि आपका जो क्लॉट है, एक तो होता है कि एक जगह स्टक हो गया, एक तो मूविंग क्लॉट होता है ना, दैट इज बेसिकली एम्बोलिज्म। एम्बोलस जो होता है वो इटसेल्फ ब्लॉक द आर्टेरियल ल्यूमेन कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन, जो आर्टरी का ल्यूमेन ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन
कंडीशन को आ जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इन्फार्क्ट हो जाता है। सेम कंसेप्ट है इन सब का। एग्जाम्पल मायोकार्डियल इन्फार्क्ट ड्यू टू कोरोनरी एम्बोलिज्म। कोरोनरी आर्टरी में अगर एम्बोलिज्म है, एक क्लॉट मूव कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ से इन्फार्क्शन देखने को मिल सकता है। रीनल इन्फार्क्शन भी एम्बोलिज्म की वजह से देखने को मिल सकता है द रीनल आर्टरी। एक्सटर्नल प्रेशर कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया था टाइट फिटिंग प्लास्टर अगर हम पहनते हैं, तो जैसे आपने टाइट फिटिंग प्लास्टर पहन रखा है तो वहाँ पे उस जगह एक्सटर्नल प्रेशर पड़ेगा तो आपका प्रॉपर बेसिकली ब्लड सप्लाई नहीं आ जाएगी, आपको हैवी फील होगा, आपको ब्लड सप्लाई नहीं आएगी। दैट मीन्स यू देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। एंड अगर हाइपोक्सिक कंडीशन होगी वहाँ पे तो इस्चीमिया डेवलप हो जाएगा, एंड इस्चीमिया अल्टीमेटली लीड टू द डेथ ऑफ टिश्यू, दैट इज द इन्फाक्शन। सो दैट हाउ इट्स वर्क्स। सो टाइट फिटिंग प्लास्टर जो है वो ऑक्लूड कर देगा ब्लड सप्लाई को, कॉजिंग इन्फाक्शन विच में फर्दर लीड टू गैंग्रीन। जैसे हमारा गैंग्रीन आ जाता है। गैंग्रीन इफ यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट, इफ यू आई होप यू नो अबाउट द गैंग्रीन, एंड स्टिल इफ यू हैव अ डाउट अबाउट व्हाट इज गैंग्रीन, सो गैंग्रीन हम ऑलरेडी पैथोलॉजी के टॉपिक में कवर करने वाले हैं आगे वीडियोज में। एंड इफ यू हैव स्टिल डाउट अबाउट व्हाट इज गैंग्रीन, सो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं आपका क्वेरी। फर्दर मूव नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे एक्सटर्नल प्रेशर का, जैसे इन्फाक्शन ऑफ द फिंगर्स में इन्फाक्शन हो गया फॉलोइंग द प्लास्टर ऑफ फोर आर्म। जैसे हमने फोर आर्म में अगर आपके प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो वहाँ पे फिंगर्स का इन्फाक्शन देखने को मिल सकता है। बोन फ्रैक्चर। एंड वीनस कॉजेज क्या हो गए, हमने आर्ट्रियल कॉजेज देखे कि आर्ट्रियल जैसे एम्बोलिज्म मेरी आर्ट्रियल कॉजेज है, ये सब हमारे जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गए, और ये सब हमने 3 टाइप के कॉज देखने हैं, हमको अलग अलग कॉजेज देखने हैं। जैसे कार्डियक कॉजेज बेसिकली रिलेटेड टू हार्ट। आर्टेरियल क्लॉजेज बेसिकली आर्टरीज, हमने देखा कि आर्टरीज में ब्लॉकेज आया, कि सपोज कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आया, इसमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस आर्टरी के अंदर प्लेग जम गया, आर्टरी में कोई क्लॉट था वो मूव करते हुए वो चला गया। उसके अलावा हमने देखा कि एक्सटर्नल प्रेशर है, उस केस में भी वो आर्टरी को अफेक्ट करेगा। सो ये सब आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस ये सब आर्टेरियल कॉजेज है, आर्टरी वाले कॉजेज है। अब हम देखेंगे वीनस कॉजेज, वेन्स के रिलेटेड, वेन्स के थ्रू, वेन के ब्लॉकेज के थ्रू कैसे अफेक्ट, कैसे कॉज हो सकता है इन्फाक्शन। वीनस कॉजेज क्या हो सकता है विच लीड टू द इन्फाक्शन। सो स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द हर्निया, ऑल्सो ट्विस्टिंग ऑफ द लूप ऑफ स्थमस। अगर आप स्थमस का लूप देखेंगे तो वॉल्वुलस जिसको बोलते हैं, तो स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द हर्निया, ट्विस्टिंग ऑफ द लूप ऑफ द स्थमस, ऑल्सो इंटरसेप्शन दैट इज टेलीस्कोपी ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। सो इंटरसेप्शन, स्ट्रैंगुलेशन ऑफ द हर्निया, ट्विस्टिंग ऑफ द लूप ऑफ स्थमस, सो दीज आर द ऑल द वीनस कॉजेज जो इनसाइड द एडजेसेंट डिस्टल पार्ट। दीज 3 causes obstruction to the venous flow। और ये जितने भी कॉजेज हैं वीनस फ्लो जो है, हमारा जो वीनस ड्रेनेज हो रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं बॉडी में। इसकी वजह से क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो बेसिकली वहाँ क्लॉट जम जाएगा, क्लॉट जमने से अल्टीमेटली वहाँ पे जैसे क्लॉट लाइक अ प्लेग जम जाएगा, अल्टीमेटली वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी और इट विल कॉज इस्कीमिया एंड देन इन्फाक्शन, गैंग्रीन। एंड ऑल्सो दिस इज द इंटरसेप्शन ऑफ द टेलीस्कोपी। ऑल्सो कोरोजन जो होता है टेस्टिस का कोरोजन जो है वो भी, जैसे टेस्टिस ट्विस्टेड होंगे, अगर टेस्टिस गेट ट्विस्टेड द ब्लड सप्लाई गेट ऑब्स्ट्रक्टेड। फॉर एग्जांपल द टेस्टिस गॉट ट्विस्टेड, अगर टेस्टिस ट्विस्ट हुआ है तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो एक के ऊपर एक, तो वो भी अफेक्ट होगी, वहाँ से उसका ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, इट अल्टीमेटली लीड टू द इन्फार्क्ट एंड द गैंग्रीन। सो दिस आर द वीनस कॉजेज। And moving to the next, we'll read about the blockage of the small vesicles. So small vesicles, जैसे small vessels like multiple emboli, जो multiple emboli जो होते हैं वो due to tract endocarditis ये रीनल इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। हमने देखा था अलग अलग रीजन वीनस कॉजेज देखे, हमने वीनस कॉजेज में ये सब आता है। उसके अलावा ये अब आर्टेरियल कॉज नहीं देख रहे हैं, वीनल कॉजेज देख रहे हैं, हम सेपरेट अलग कॉजेज देख रहे हैं। ब्लॉकेज ऑफ द स्मॉल वेसल, जैसे छोटी छोटी बॉडी में वेसल्स होती हैं तो मल्टीपल एम्बोलाई हो जाते हैं। एम्बोलाई मतलब मूविंग क्लॉट्स जो होते हैं वो एंडोकार्डिटिस टू द ट्रैक्ट एंडोकार्डिटिस में लीड टू द रीनल इन्फेक्शन। देयर आर ब्लॉकेज ऑफ मल्टीपल कैपिलरीज ऑफ किडनी, जैसे जो पोटेंशियल हेमरेज कॉज करते हैं किडनी का। सिकल सेल एनीमिया जो होता है, हमारे सिकल शेप्ड आरबीसीज हो जाती है, जो सिकल सेल्स जो होती हैं वो ब्लॉक कर दी है कैपिलरीज को ऑफ द स्प्लीन, जो स्प्लीन की कैपिलरीज है उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से स्प्लीनिक इन्फेक्शन होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है। हीमोलाइटिक एनीमिया ये भी कॉज है हमारे इन्फेक्शन का। डीकम्प्रेशन सिकनेस क्या होता है, जैसे अब जो डीप सी डाइवर्स होते हैं ना, जो डीप सी में जाते हैं गोता लगाने वाले जो लोग होते हैं, व्हेन डीप सी डाइवर्स, वो रैपिडली वो जैसे मान लो वो डीप सी में डीप गए, फिर वो रैपिडली तेज सी के ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो सडन लोअर उनका एक्सटर्नल, तो बेसिकली क्या होता है कि अंदर प्रेशर ये था, अंदर प्रेशर आपको पता है डीप सी में बहुत हाई प्रेशर होता है, और जब वो ऊपर आ रहे होता है, वो बहुत फास्ट ऊपर आएंगे
तो बिकॉज ऑफ द अचानक प्रेशर चेंज की वजह से, नीचे इतना हाई प्रेशर है ऊपर लो प्रेशर है, तो सडन रैपिड प्रेशर चेंज की वजह से लोअरिंग एंड ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर द डिजॉल्व गैसेज जो होते हैं, जो ब्रीथ N2 जो होता है ब्रीथिंग सिलेंडर, जो ब्रीथिंग सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैसेज होती है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, डिजॉल्व गैसेज जो इंटरनल टिश्यू में आ जाएंगी, इंटरनल टिश्यू और बबल्स कॉज करेंगे, बबल आउट कॉजिंग द एम्बोलिज्म, जो फर्दर एम्बोलिज्म कॉज करती हैं। उसके अलावा डिकम्प्रेशन सिकनेस हमने देख लिया। दूसरा बेड सोर्स, कि बेड सोर्स क्या हो गया, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ब्लॉक करेगा स्मॉल वेसल्स ऑफ द प्रेशर पॉइंट्स लीडिंग टू द इन्फेक्शन ऑफ द गैंग्रीन। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो इन्फेक्शन हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन होता है वाइट इन्फेक्शन, इसको हम एनीमिक या पेल इन्फेक्ट भी बोलते हैं। दूसरा होता है रेड या हीमोरेजिक इन्फेक्ट भी होता है, इसको हम कंजेस्टिव इन्फेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द सेप्टिक ऑल्सो। अगर ये वाले हमारे कलर के अकॉर्डिंग, आपको कलर के अकॉर्डिंग पूछा तो वाइट और रेड इन्फेक्ट। वाइट बोले तो एनीमिक, कि वाइट हो गया मतलब एनीमिया, खून की कमी हो रही है ना, कि हम आप सिंपल बोल सकते हैं इन्फेक्शन वाइट इन्फेक्ट हो रहा है, मतलब क्लॉट बन गया, वाइट एरिया होता है। वाइट एरिया कब होता है, जब आपकी बेसिकली खून की कमी होती है, तो एनीमिक भी बोल सकते हैं। या फिर पेल बॉडी हो गई तो पेल इन्फेक्ट। रेड या हीमोरेजिक इन्फेक्ट हो गया कि क्लॉट बना हुआ है वहाँ पर, रेड इन्फेक्ट, हीमोरेजिक इन्फेक्ट, कंजेस्टिव इन्फेक्ट भी बोलते हैं इसको। ये सब कलर के अकॉर्डिंग हो गए रेड और वाइट इन्फेक्ट। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हमारा सेप्टिक इन्फेक्ट होता है और ब्लेंड इन्फेक्ट होता है। सो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के प्रेजेंस पे देखें तो हमारा सेप्टिक इन्फेक्ट होता है, हमारा ब्लेंड इन्फेक्ट होता है। सो ये क्या होता है, दीज आर ड्यू टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस की वजह से। अब हम देखेंगे वाइट इन्फेक्ट। तो वाइट इन्फेक्ट किस वजह से होता है, आर्टरी में ऑक्लूजन, कोई आर्टरी है उसके अंदर ऑक्लूजन की वजह से देखने को मिलता है वाइट इन्फेक्ट। वाइट इन्फेक्ट में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, हमारे हार्ट आता है, किडनी आती है, स्प्लीन आता है, लैड आता है। तो हार्ट, किडनी, स्प्लीन एंड द लैड। तो हार्ट बेसिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है हार्ट में, किडनी में रीनल इन्फेक्शन, स्प्लीन में स्प्लेनिक इन्फेक्शन, लैड बेसिकली कॉजेज द ड्राई गैंग्रीन। सो कॉजेज क्या होगा, वाइट इन्फेक्ट हमारे आर्टरियल ऑक्लूजन की वजह से हुआ। और ऑर्गन कौन कौन से इन्फेक्शन वाइट इन्फेक्शन में इन्वॉल्व है, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, लीड एक्सेट्रा। ग्रॉस अपीयरेंस वाइट इन्फेक्ट बेसिकली दिखेगा कैसे, हम ग्रॉसली उसको देखें तो ग्रॉस अपीयरेंस कैसे लगेगा, कैसे पता चलेगा वाइट इन्फेक्ट कैसे दिखेगा वो शक्ल में। सो ऑर्गन जो है वो सॉफ्ट देखने को मिलेगा। अगर आप पर्टिकुलर हमने कहा हार्ट या अलग अलग जगह देखने को मिलता है वहाँ पे वाइट इन्फेक्शन है, तो वो एरिया बेसिकली वो ऑर्गन बेसिकली सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा, लाइट येलोइश कलर का पड़ जाएगा, वो वेज शेप देखने को मिलेगा, थोड़ा वेज शेप देखने को मिलेगा विद बेस टुवर्ड्स द पेरीफेरी। सो उसका बेस पेरीफेरी की तरफ होगा, उसके जो बॉर्डर्स हैं वो शार्पली डिमार्केटेड होंगे, डार्क रेड कलर के होंगे ड्यू टू हेमरेज इन द सराउंडिंग टिश्यू। विद द टाइम के साथ वो और पेलर हो जाएगा, इट बिकम्स द पेलर। एंड सो हमने देखा कि ग्रॉस अपीयरेंस में वो टिश्यू बेसिकली वाइट, थोड़ा सॉफ्टिश, थोड़ा सॉफ्ट देखने को मिलेगा, येलो जैसा हो जाएगा, पेल उसका कलर उतर जाएगा, येलोइश हो जाएगा। पेरीफेरी से बॉर्डर जो है उसके डिमार्केटेड डार्क रेड बॉर्डर, थोड़े डार्क रेड्स हो जाएंगे, बोलते ना लाइक बॉर्डर एकदम डिफरेंट डार्क रेड हो जाएंगे उसके ड्यू टू हेमरेज की वजह से। सो दिस इज़ वाइट इन्फेक्ट, जिसमें हमने देखा किस वजह से वो आर्टेरियल ऑक्लूजन की वजह से, ऑर्गन कौन कौन से हैं ये सब। ऑल्सो हमने देखा कि ग्रॉस अपीयरेंस कैसा है, ये देख लिया हमने वाइट इन्फेक्ट। वाइट इन्फेक्ट के बाद हम देखेंगे दैट इज़ रेड इन्फेक्ट। सो रेड इन्फेक्ट के कॉजेज़ क्या होते हैं, ऑर्गन्स और बेसिकली कॉजेज़ कहाँ, कॉजेज जो है ऑर्गन्स में ड्यूअल ब्लड सप्लाई, जो ऑर्गन्स में ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पे आपको रेड इन्फेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसे ऑर्गन्स जिनके अंदर हमारी ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पे आपको रेड इन्फेक्ट देखने को मिलेगा। ऑर्गन जिसमें ड्यूअल ब्लड सप्लाई हो गई, मतलब कौन कौन से भी समझ जाइएगा आपकी। जैसे हमने वाइट इन्फेक्ट में हमारे वो ऑर्गन्स आए थे जैसे हार्ट, किडनी, हमने रैंडम ऑर्गन्स आए थे। तो अब हमने देखा कि रेड इन्फेक्ट में वो ऑर्गन्स आएंगे जिसमें ड्यूअल सप्लाई हो, दो जगह से ब्लड आ रहा हो, जैसे जैसे लंग्स और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए। इन दीज ऑर्गन्स में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन वेसल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर वन वेसल का अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ब्लड सप्लाई का, कंटिन्यूस फ्रॉम द सप्लाई, दस अल्टरनेट ब्लड सप्लाई इज इनफ टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। मतलब जैसे अगर मान लो किसी जगह से किसी की दो वेसल्स आ रहे हैं और एक में अगर आपका ब्लड, एक में ब्लड क्लॉट हो जाए, एक की ब्लड सप्लाई बंद हो जाए, तो दूसरा जो है वो उसको सपोर्ट करेगा, दूसरा मतलब दूसरे से काम चलता रहेगा। तो अल्टरनेट ब्लड सप्लाई जो है वो इनफ रहेगी टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। अगर एक की सप्लाई है, एक की ब्लड वेसल है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही एक था हमारे पास, रूट ही एक है। लेकिन अगर हमारे पास दो रूट होंगे तो वहाँ पे अगर एक रूट बंद भी हो जाए तो हमारे पास टू
टैकल द सिचुएशन, हमारे पास दूसरा रूट रहेगा. सो दस अल्टरनेट ब्लड सप्लाई इज इनफ टू प्रिवेंट द इन्फॉक्शन, blood as the necrotic area in the infected area is like appears as red and hemorrhagic appearance. ये लेटर जो होता है वो ब्राउनी कलर का हो जाता है. इन्फॉक्शन ड्यू टू वीनस ऑक्लूजन, हमने देखा था वीनस ऑक्लूजन के वजह से, और हम वीनस ऑक्लूजन की वजह से भी ड्यूअल सप्लाई के अंदर आता है. ये ऑर्गन जो इन्वॉल्व होते हैं वो ओवरी होती है, पेडंकल्स ऑफ ऑर्गन जो ऑक्लूजन ऑफ द वीनस सप्लाई एंड लीडिंग टू द सीवियर कॉन्जुगेशन एंड अल्टीमेटली रेड कलर का इन्फाक्ट बन जाता है. लूज ऑर्गन जैसे लंग्स हो गए, इंटेस्टाइन हो गई, ये नेक्रोटिक इन्फाक्ट होते हैं विच गिव्स द रेड कलर. द प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यूज, जो प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यूज होते हैं वो इन्फाक्ट हो जाते हैं. दे अपीयर एज अ रेड इन्फाक्ट ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज. दे अपीयर, वो रेड कलर के इन्फाक्ट अपीयर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट होती है उस वजह से. ग्रॉस अपीयरेंस हमने देखा, हमने ऑर्गन्स देख लिए कौन कौन से कॉज क्या होता है. बेसिकली वो वाले जहाँ पर ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है ऑर्गन्स हमने देख ली. उसके अलावा ग्रॉस अपीयरेंस क्या होगा कि अगर जो रेड वाले इन्फाक्ट होते हैं, वाइट इन्फाक्ट हमने आपको बताया था कि वो वाइट कलर के होंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट होंगे और काफ़ी लाइक पेल हो जाएंगे टाइम के साथ. सो इस तरह के हमारे वाइट इन्फाक्ट होते हैं. रेड इन्फाक्ट जो होंगे उसका ग्रॉस अपीयरेंस कि वो शार्पली सर्कमस्क्राइब देखने को मिलेंगे, डार्क रेड कलर के होंगे. वाइट इन्फाक्ट वाइट टाइप के कलर के होंगे, कलर के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया था. रेड इन्फाक्ट रेड कलर के, डार्क रेड कलर के देखने को मिलेंगे ऐसा, और शार्पली सर्कमस्क्राइब देखने को मिलेंगे आपको. माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखिए अगर हम वाइट और रेड इन्फाक्ट का, दोनों माइक्रोस्कोपिक के अंदर कैसे दिखेंगे वाइट और रेड इन्फाक्ट्स. सो फर्स्ट फ्यू आवर्स में देयर आर नो डिटेक्टेबल चेंजेस फ्रॉम 12 to 18 आवर्स. देयर आर द प्रेजेंस ऑफ लाइक फर्स्ट फ्यू आवर्स में कोई भी आपको डिटेक्टेबल चेंजेस नहीं देखने को मिलता है. 12 से 18 घंटों में आपको प्रेजेंस देखने को मिलता है हेमरेज का. आपको हेमरेज देखने को मिलता है उस पर्टिकुलर एरिया में 12 से 18 घंटे. फिर जब 1 से 2 दिन बीत जाते हैं तो इन्फाक्टेड एरिया जो है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस शो करता है. 1 से 2 दिन बीत गए, अब जो इन्फाक्शन है था वो एरिया जहाँ पे इन्फाक्ट हुआ था वहाँ पे आपको कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज इन्वॉल्व होते हैं. ये जो है न्यूट्रोफिल्स इन्फिल्ट्रेशन अलोंग द मार्जिन ऑफ द इन्फाक्ट. 3 से 10 दिन में क्या होता है, मैक्रोफेजेस अपीयर हो जाते हैं और ये फेगोसाइटिस कर लेते हैं नेक्रोटिक मटेरियल का. 3 से 10 दिन में मैक्रोफेज अपीयर हो जाते हैं. 10 से 14 डेज में क्या होता है, 3 to 10 हमने 1 से 2 दिन में देखा कि हमारे हमारे लाइसिस हो जाता है, हमारे कोएगुलेशन नेक्रोसिस देखने को मिलता है, हमको लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज देखने को मिलते हैं. हमने इनिशियली सबसे पहले देखा था कि प्रेजेंस ऑफ हेमरेज, देन हमने कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखा 1 से 2 दिन में. फिर 3 से 10 दिन में हमने देखा कि मैक्रोफेजेस अपीयर हो गए और उन्होंने फेगोसाइट कर लिया नेक्रोटिक जो बेसिकली मटेरियल नेक्रोटिक मटेरियल उसको फेगोसाइटिस कर लिया. 10 to 14 डेज में क्या होगा, फाइब्रोब्लास्ट जो है, जो कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट होंगे. फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, जो हमारे कोलेजन फाइबर मैट्रिक्स ले डाउन करते हैं, स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर्स का मैट्रिक्स ले डाउन करते हैं विच रिप्लेसेस द इन्फाक्ट. जहाँ पे इन्फाक्शन हुआ था, जहाँ पे वो टिश्यू की डेथ हुई थी, नेक्रोटिक क्लॉट जम गया था, फाइब्रोब्लास्ट का प्रोलिफरेशन होगा तो वो इन्फाक्ट को हटा के वहाँ पे इन्फाक्ट की जगह कोलेजन फाइबर जो हमारा अच्छा कोलेजन मटेरियल है, कोलेजन के फाइबर्स हैं, उसके रिप्लेस कर जाएंगे और एक स्कार बन जाएगा. वहाँ पे एक बोलते हैं ना कि आपका वुंड हील होता है तो वहाँ पे एक थोड़ा स्कार छोड़ जाता है वो जगह पे, और वहाँ पे एक स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. और जब 2 महीने बीत जाएंगे तो डेंस कोलेजिनस स्कार फॉर्मेशन टेक प्लेस हो जाएगा. वहाँ पे थोड़ा गहरा स्कार देखने को मिलेगा. 2 महीने के बाद में डेंस कोलेजिनस स्कार फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ये हमने देखा था डिफरेंट इन्फाक्ट देखा था हमने कि वाइट और रेड इन्फाक्ट कैसे होंगे, कि क्या आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. तो एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल्स में सेप्टिक इन्फाक्ट देखते हैं. तो सेप्टिक इन्फाक्ट क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से होता है इन द नेक्रोटिक इन्फाक्टेड एरिया. कोई वो नेक्रोटिक जो पर्टिकुलर एरिया है नेक्रोसिस के वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है अगर, तो उसको हम सेप्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं. कि पर्टिकुलर उस एरिया में इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको हम सेप्टिक इन्फेक्शन कहेंगे. एग्जाम्पल सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो ब्लॉक कर देती है आर्टरी की सप्लाईज को टू द हार्ट. बेसिकली कॉजेज दैट कंटेन्स द बैक्टीरियल ग्रोथ विच ब्लॉक्स द आर्टेरियल सप्लाई टू द हार्ट, जो कॉज करती है इन्फेक्शन को. एंड ऑल्सो जो बैक्टीरिया गेट सीडेड इन द इन्फेक्शन
इन्फेक्टेड एरिया. सो व्हाट हैपेंस इज इसके अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, हमने देखा ये डिजीज जो है एक्थाबैक्टीरियल बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, इसके अंदर क्या होता है बैक्टीरियल ग्रोथ, इट कंटेन्स बैक्टीरियल ग्रोथ. इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बोला कि बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है इन्फेक्टेड एरिया पे. तो बैक्टीरियल ग्रोथ क्या करेगी, दिस बैक्टीरियल ग्रोथ फर्दर ब्लॉक्स द आर्टेरियल सप्लाई. ये बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से जो आर्टरी की सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाएगी हार्ट तक. जो हार्ट तक जो आर्टरी जा रही है वो ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन देखने को मिलेगा. ऑल्सो जो बैक्टीरिया जो है वो सीडेड हो जाएंगे इन द इन्फेक्टेड एरिया, और जो बैक्टीरिया इन्फेक्टेड एरिया में फिर बैक्टीरिया घुस जाएंगे. हमने कहा बैक्टीरिया वहाँ से पहले इन्फेक्शन कॉज करेंगे, वो ब्लॉक करेंगे हार्ट पे. पहले उसने हार्ट की ब्लड सप्लाई ब्लॉक की, फिर वहाँ पे इन्फेक्शन जब हो गया तो फिर बैक्टीरिया उसके अंदर खुद उतर गया. लाइक बोलते हैं ना पहले, लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, पहले एलियंस ने एक वे क्रिएट किया टू कम ऑन द अर्थ, एंड देन व्हेन they just made their route completely, and then they thought that everything is safe, and then they landed it by itself, then they landed themselves on the earth, like something like that. you, like the example sounds so weird or so creepy, like, but I hope you got it with what I'm saying with this example. इट इज़ देन कॉल्ड सेप्टिक इन्फेक्ट. इसको हम सेप्टिक इन्फेक्ट बोलेंगे कि बैक्टीरिया ने ये किया कि बैक्टीरिया की ग्रोथ इन्फेक्टेड एरिया पे होने के बाद, फिर उसके फर्दर और आर्टरियल ब्लॉक होने के बाद फिर खुद बैक्टीरिया ने खुद को वहाँ सीडेड कर लिया, खुद बैक्टीरिया आ गया. इसको हम सेप्टिक इन्फेक्ट बोलेंगे कि सेप्टिक क्या, जिसकी वजह से फर्दर एप्सिस फॉर्मेशन देखने को मिलता है, विच में फर्दर कॉज एप्सिस फॉर्मेशन. बैक्टीरिया में ऑल्सो कॉज सेप्टिक इन्फेक्ट. बैक्टीरिया जो होता है ऑल्सो कॉज सेप्टिक इन्फेक्ट. अगर हम कंपेयर करें रेड और वाइट इन्फेक्ट में क्या डिफरेंसेस है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन कैन आस्क इन द एग्जाम. बेसिकली ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द वाइट एंड रेड इन्फेक्ट. तो हमने अगर अभी हम देखें विदाउट सीइंग द डिफरेंसेस, हमने आपको बताया वाइट इन्फेक्ट वाइट कलर का होता है, दैट इज सॉफ्ट पेल टाइप का स्ट्रक्चर, सॉफ्ट पेल टाइप का होता है. और ऑल्सो वाइट इन्फेक्ट जैसे आपके अलग अलग ऑर्गन जैसे हार्ट लंग्स वहाँ देखने को मिलता है आपको. और रेड इन्फेक्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ ड्यूअल ब्लड सप्लाई है. रेड इन्फेक्ट आप हेमरेजिक इन्फेक्ट बोलते हो, वाइट का पेल इन्फेक्ट बोलते हो. वाइट इन्फेक्ट जो है वो आइदर और आर्टरी, जो रेड इन्फेक्ट है हमने देखा था आर्टरी वीनस ऑक्लूजन्स की वजह से भी होता है, जो ड्यूअल ब्लड सप्लाई है जहाँ पे. और वाइट इन्फेक्ट जो है वो आर्टेरियल ऑक्लूजन की वजह से होता है. रेड इन्फेक्ट जो होता है वो ऑर्गन जिसमें ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, और वाइट इन्फेक्ट जो होता है ऑर्गन्स में एंड आर्टेरियल सर्कुलेशन है. जो हमने देखा था ना एंड आर्टेरियल सर्कुलेशन, दैट इज एंड आर्टरी. इफ यू डोंट नो अबाउट द व्हाट इज एंड आर्टरी, दैट concept, it was you have already read that end arterial concept in the anatomy first year. So if you still have doubt, either you can search for a specific video of the end artery, or you can ask me if you have a doubt, like you can ask me in the comment section regarding this end arterial circulation. Moving to the further, red infarct. So red infarct occurs in loose tissues which allows blood to the collect. loose tissues में होता है, जबकि जो white infarct है हमारा, ये हमारे solid organs में होता है. जो रेड इन्फेक्ट है, रेड इन्फेक्ट की साइड जो ड्यूअल स्प्लिट्स हमने आपको बताया था, हमने डिस्कस किया था कि ओवरीज हो गई जैसे टू वीनस ऑक्लूजन, लंग्स हो गए. और वाइट इन्फेक्ट हमारे कहाँ होगा, स्प्लीन किडनी हार्ट में होगा. रेड इन्फेक्ट जो होगा उसमें लूज टिश्यूज इंटेस्टाइन ये सब आएंगे, ड्यूअल ब्लड सप्लाई होगा. अगर हम ग्रॉस अपीयरेंस देखें तो वेल सर्कमस्क्राइब्ड होगा और डार्क रेड कलर का. रेड इन्फेक्ट मैंने को बोला था अच्छे से सर्कमस्क्राइब्ड होगा और डार्क कलर का होगा, जबकि वाइट इन्फेक्ट जो होता है वो वाइट कलर का होगा, सॉफ्ट होगा, टाइम के साथ पेल हो जाएगा, ग्रॉसली वेज शेप भी देखने को मिलेगा. एपेक्स फॉर्मेशन बाय ऑक्लूडेड वेसल्स पेरीफेरी, और डिमार्केटेड होता है अच्छे से. उसका बॉर्डर्स भी डार्क कलर के देखने को मिलता है, सेम जैसे हमारे रेड इन्फेक्ट में हमको डार्क बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं. तो वैसे ही हमारे इसमें भी स्पेसिफिकली पूरा पेल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो हमारे वेल डिमार्केटेड और वो डार्क रेड कलर के देखने को मिलता है. जो रेड इन्फेक्ट है, रेड इन्फेक्ट माइक्रोस्कोपिकली शॉर्ट कोएगुलेटेड नेक्रोसिस, माइक्रोस्कोपिकली शॉर्ट कोएगुलेटेड नेक्रोसिस होता है. और वाइट इन्फेक्ट जो होता है माइक्रोस्कोपिकली उसमें आप देखोगे तो कोएगुलेटेड नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर डेंस इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन एट फंक्शन ऑफ द नॉर्मल एग्जाम्पल इन्फेक्टेड एरियाज. नेक्स्ट वी सीइंग दैट इज अ फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेक्शन को.
सो उसके अंदर हमारे पास आते हैं वेस्कुलर सप्लाई एंड कोलेटरल्स। कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन्फेक्शन को, कि इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है ना, कि बेसिकली मतलब क्या ऐसे कंडीशन है, ऐसे फैक्टर जो ट्रिगर कर रहे हैं कि अब इन्फेक्शन हो जाएगा अल्टीमेटली आपको। तो इन्फेक्शन के वो कंडीशन, वो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेक्शन, वेस्कुलर सप्लाई एंड कोलेटरल्स, जो ऑर्गन जिनका एक अल्टरनेट ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो वो प्रोन है जो इन्फेक्शन। जैसे हमने देखा कि अगर मान लो 2 ब्लड सप्लाई है उस ऑर्गन के, तो उसको फ़ायदा है कि अगर एक सप्लाई ब्लॉक हो गई तो दूसरी सप्लाई तो है, वहाँ से एटलीस्ट ब्लड हो सकता है। तो लेकिन अगर किसी ऑर्गन या किसी के पास एक ही ब्लड सप्लाई है तो वो इन्फेक्शन देख वहाँ इन्फेक्ट हो गया तो वहाँ पे उसके पास चॉइस नहीं है, वहाँ पे इन्फेक्ट हो जाएगा नॉटिवली लेते तो डेथ ऑफ द डिश्यूज। सो ड्यूअल ब्लड, तो जहाँ पे एक सप्लाई है वो ज़्यादा प्रोन है टू द इन्फेक्शन के लिए। इट बेसिकली it led to the trauma or something. But those vessels which having dual blood supply are comparative, they have an advantage here. अल्टरनेट ब्लड सप्लाई प्रोन टू गेट इन्फेक्शन बिकॉज अगर कोई आर्टरी ब्लॉक कर हो जाएगी तो इन्फेक्शन इनएविटेबल होगा, आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो इन्फेक्शन इज इनएविटेबल। एग्जाम्पल ब्लॉकेज ऑफ द सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटाइना, रेटाइना की अगर सेंट्रल आर्टरी जो है वहाँ पे अगर आपको ब्लॉकेज हो गया तो इसकी वजह से रेटाइनल जो है रेटाइना का इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर रेटाइना की सेंट्रल आर्टरी का ब्लॉकेज हो गया तो उससे क्या होगा, रेटाइना का इन्फेक्शन हो जाएगा। और ब्लॉकेज ऑफ द सेरेब्रल वेसल्स, जैसे अगर सेरेब्रल वेसल ब्रेन में जो सेरेब्रल वेसल्स है वहाँ आपका ब्लॉकेज होगा तो सेरेब्रल इन्फेक्शन हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होगा तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, रीनल वेसल का तो रीनल इन्फेक्शन, स्प्लेनिक आर्टरी में ब्लॉकेज होगा तो स्प्लेनिक इन्फेक्शन। सो ये सब हमको इन्फेक्शन देखने को मिलता है। वस्कुलर सप्लाई, यहाँ पे एक ब्लड सप्लाई है तो वहाँ पे, क्योंकि इन सबकी एक ही ब्लड सप्लाई है तो वहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ऑर्गन जहाँ पे ड्यूअल ब्लड सप्लाई है वो जनरली ऐसे इन्फेक्शन से सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक हो गई, एक अफेक्ट हो गई तो दूसरी है संभालने के लिए। एज वन वेसल इज ब्लॉक्ड बट अल्टरनेट सप्लाई जो है वो प्रोटेक्ट करेगी इन्फेक्शन को। फॉर एग्जांपल लंग्स में पल्मोनरी एंड ब्रोंकियल आर्टरी, लंग्स के 2 होते हैं जैसे पल्मोनरी और ब्रोंकियल आर्टरी। सपोज पल्मोनरी ब्लॉक हो गई तो हमारे पास ब्रोंकियल रहेगी। लिवर होगा, लिवर में हमारे हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन होता है। सो अगर हेपेटिक आर्टरी इज गॉट ब्लॉक्ड, पोर्टल वेन विल सपोर्ट। स्टमक में सीलिक एक्सेस होता है, ऑल्सो हैविंग द ब्लड सप्लाई इन 3 ways, हैंड एंड फोरआर्म ऑल्सो। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द वस्कुलर सप्लाई, किस ये फैक्टर ट्रिगर कर देते हैं, वस्कुलर सप्लाईज हो गई। स्पीड ऑफ द ऑक्लूजन, सडन ऑब्स्ट्रक्शन इज मोर सीरियस देन ग्रेजुएट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हमारा अचानक से क्लॉट बना, सो अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन आया तो अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू द सडन ब्लॉकेज। धीरे धीरे कोई क्लॉट से हमके धीरे धीरे ब्लॉकेज हो रहा है तो वो कंपैरेटिवली इतना वो भी डेंजरस है। बट दैट अगर हम दोनों को कंपेयर करें, एक सडन ब्लॉकेज होना एंड एक ग्रेजुअली ब्लॉकेज होना, सो ग्रेजुअली जो ब्लॉकेज होगा वो कंपैरेटिव लाइट होगा एज कम्पेयर टू सडन ब्लॉकेज। जो सडन ब्लॉकेज होगा वो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। ग्रेजुअली जो ब्लॉकेज होगा उसके कंपैरेटिव ऑफ द थ्रोम्बस फ्रॉम द लेग एंड पेल्विक वेन्स, जो रीच कर जाएगा नियरली एंड सडनली ब्लॉक द पल्मोनरी और कोरोनरी वेसल्स, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन और डेथ हो जाएगी। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो है वो ग्रेजुअली ब्लॉक करेंगे कोरोनरी वेसल्स को, स्कैल्पिंग द इन्फेक्शन। नेक्स्ट वी सी द एक्सटेंट ऑफ द ब्लॉक का एक्सटेंट कितना होता है, तो एथेरोमेटस प्लेग जो होता है इसके अंदर एक्सटेंड स्लोली। अब ब्लॉक हो गया, सपोज एथेरोमेटस प्लेग बन गया तो वो धीरे धीरे एक्सटेंड करेगा स्लोली, वो कोरोनरी आर्टरीज को ब्लॉक करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ब्लॉकेज उसने किया वो 10 से 20% है तो सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक आएंगे, लाइक आपको पता नहीं चलेगा, सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, एक तरह से एसिम्टोमेटिक कंडीशन रहेगी अगर ब्लॉकेज 10 से 20% है कोरोनरी आर्टरी में। और अगर ब्लॉकेज 20 से 50% तक ब्लॉकेज हो गया है तो पेशेंट को एंजाइनल पेन होगा, बेसिकली एक्यूट चेस्ट पेन होगा उसको, जो सबसाइड्स करेगा एट रेस्ट। जो बेसिकली अगर वो रेस्ट करेगा, पेशेंट थोड़ा शांत से पोजीशन पोस्चर चेंज करेगा, वो थोड़ा नॉर्मल लगेगा उसको। ये तब होगा जब उसका 10 से 50% ब्लॉकेज है। और अगर 10 से 20% ब्लॉकेज है, 10 से 20% ब्लॉकेज है तो उस केस में उसको सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। 20 से 50% है तो उसको थोड़ा सा चेस्ट में पेन होगा। और अगर ब्लॉकेज 50% से भी ज़्यादा हो गया तो ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन का वेसल्स जो है उसमें पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दैट मीन्स हार्ट में उसके टिश्यू की डेथ हो जाएगी एंड द डेथ ऑफ द हार्ट टू द पर्सन।
Then susceptibility to the hypoxia की susceptibility, it depends upon the susceptibility to the tissues to hypoxic state. For example फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यूज़ जो हो गए, जो हमारे कोलेजन फाइबर्स वो वाले टिश्यूज़ हो गए, वो सर्वाइव कर सकते हैं हाइपोक्सिया के लिए कुछ घंटों के लिए, जबकि जो न्यूरोनल टिश्यूज़ है वो हाईली सेंसिटिव होते हैं. जो हमारे नर्वस टिश्यूज़ हैं, न ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, न्यूरल टिश्यूज़ हैं, वो हाइपोक्सिक कंडीशंस के लिए काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था न्यूरोनल टिश्यू, जैसे ब्रेन हो गया, तो ब्रेन का अगर आपके 4 मिनट भी इवन अगर सप्लाई नहीं पहुंची तो वहाँ पे ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाएगा, डेथ ऑफ द टिश्यूज, डेथ ऑफ द ब्रेन. एंड वहीं अगर उसकी जगह फाइब्रोब्लास्टिक टिश्यूज है जो कोलेजन फाइबर्स बना रहे हैं, अगर वहाँ अगर आपके पास हाइपोक्सिक कंडीशन हुआ है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, तो आपको कंडीशन तो आपको चलो कुछ घंटों तक के लिए आप सर्वाइव कर पाओगे. बट न्यूरोनल टिश्यू में केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दे आर मोर सेंसिटिव टू द हाइपोक्सिक कंडीशंस. स्टेट ऑफ द ऑक्सीजनेशन, जो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द ब्लड का, ऑक्सीजन इन द हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपिंग इन्फेक्शन का, जो हमने अभी भी देखा. एग्जांपल एनीमिया हो गया, साइनोटिक पेशेंट्स जो मोर वल्नरेबल हो गए इन्फेक्शन के लिए, में खून की कमी है, ऑक्सीजन कम, मतलब ऑक्सीजन कम है, तो एनीमिक पेशेंट जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है वो सफ़र फ्रॉम द मायोकार्डियल इन्फेक्शन ड्यू टू हाइपोक्सिया. अब हम देखें कौन कौन से ऑर्गन्स कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं. तो कॉमन साइट्स ऑफ इन्फेक्शन हमारी हार्ट होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है हार्ट में. कॉजेज क्या होता है, 90% एथेरोस्क्लेरोटिस और कोरोनरी आर्टरीज. अदर 90% क्या कॉज है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया कोरोनरी आर्टरी में. ऑल्सो कुछ कॉजेज जैसे एम्बोलिज्म हो गया, साइफिलिटिक ऑक्लूजन हो गया ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, एन्यूलिज्म ऑफ द एओर्टा. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द occlusion of the causes of this blockage and causing myocardial infarction. कोरोनरी आर्टरीज जो है वो पार्टली ऑक्लूडेड होती हैं. सो एट द रेस्ट देयर इज़ नो सिम्टम. बट अगर आप वर्क करोगे, कुछ काम करोगे, चलोगे, तो उस केस में पेन देखने को मिलेगा, जिसको हम लीड्स टू स्टेबल एंजाइना. तो अगर पेन कंटिन्यूज एट द रेस्ट, स्टेबल एंजाइना क्या होता है, मैंने कहा आपको लाइक अगर 10 to 20, अगर 20 to 50% अगर ब्लॉकेज है, तो आपको लाइक ऐसा होगा कि आप लेट गए तो आपका बात ठीक हो गया, थोड़ा सा आप नहीं लेटे हो तो काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा पेन हो रहा है, तो एंजाइना एक्यूट चेस्ट पेन जो होता है, जो हमारे पॉस्चर या उस पर पॉस्चर वगैरह उससे चेंज हो सकता है. सो इसमें भी एंजाइना भी ऐसा नहीं है, स्टेबल और अनस्टेबल होता है. सो स्टेबल एंजाइना इज़ व्हाट, लाइक आपने रेस्ट पोजीशन पे आके आप लेट गए तो जो एंजाइना है, वो पेन है, वो रिलीव हो गया. सो दैट इज स्टेबल एंजाइना. बट अगर आप रेस्ट पे पोजीशन पे भी आ गए, स्टिल वो पेन रिलीव नहीं हो रहा है, पेन स्टिल कंटिन्यूज, एंड इट इज़ अनस्टेबल एंजाइना. एंड देन देयर कम्स द ब्रेन में सेरेब्रल इन्फेक्शन. सारे ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हुआ तो सेरेब्रल इन्फेक्शन होता है. नर्वस टिश्यू ऑफ द ब्रेन रिक्वायर कांस्टेंट सप्लाई. ब्रेन का जो नर्वस टिश्यू है उसके अंदर कांस्टेंट सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की. बट ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन, पर अगर ऑक्सीजन की कमी होगी फॉर लॉन्ग टाइम, अगर लॉन्ग टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इस्चेमिक चेंजेस इन द ब्रेन स्टार्ट्स विद इन सेकेंड्स विच में कॉज इन्फेक्शन एंड डेथ विद इन फ्यू मिनट्स. कॉजेज थ्रोम्बोसिस ऑफ सेरेब्रल आर्टरीज. कॉजेज क्या होगा ब्रेन में अगर सेरेब्रल इन्फेक्शन के, तो थ्रोम्बोसिस हो जाएगा सेरेब्रल आर्टरीज का, थ्रोम्बोसिस ऑफ द सेरेब्रल आर्टरीज. एम्बोलिज्म विच मे बी न्यूरल फ्रॉम द हार्ट. एम्बोलिज्म विच मे बी न्यूरल फ्रॉम द हार्ट. ऑल्सो कॉज क्या हो सकता है इसके ब्रेन में, कार्डियक अरेस्ट, सीवियर हैमरेज, हाइपोटेंसिक शॉक. और ये जो कॉजेज़ हैं ये जनरलाइज होते हैं, जिसकी वजह से जनरलाइज इस्टीमिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सेरेब्रल इन्फेक्शन और डेथ हो जाएगा. ग्रॉसली अगर हम देखें तो इन्फेक्शन जो है वो पेल भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है हैमरेज की वजह से. माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में लिक्विफेक्टिक नेक्रोसिस देखने को मिलता है ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले वहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, जिसको हम कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं. किडनी में रीनल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा किडनी के अंदर. कॉजेज एम्बोलिज्म विच कॉजेज अ मल्टीपल टाइनी इन्फार्क्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बोथ किडनीज, जिसकी वजह से एक फ्लिया बीटल किडनी देखने का जैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा. एम्बोलिज्म किडनी में रीनल इन्फेक्शन का एम्बोलिज्म कॉज होता है, स्पेशली एथेरोस किस वजह से हो सकता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, प्लेग जम गया आर्टरी में, रीनल आर्टरी में, हैमरेज हो सकता है, शॉक हो सकता है, क्रश सिंड्रोम हो सकता है,
ये सब जो है वो कॉजेज है वेसल कंस्ट्रक्शन के ऑफ द वेसल्स। वेसल कंस्ट्रक्शन हो जाती है लीडिंग टू द इस्चीमिया और इन्फाक्शन जिस विच इज ऑफ द पिगल इन्फाक्ट ग्रॉसली विच सी। सो इन्फाक्टेड एरिया जो है वो वेज शिफ्ट का होता है, ग्रॉसली इन्फाक्टेड एरिया वेज शिफ्ट का हो जाता है। और माइक्रोस्कोप पे लेकर हम देखें तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है किडनी में, हीलिंग टू टू फाइब्रोसिस। स्प्लीन में स्प्लीन इन्फाक्शन कॉजेज एम्बोलिज्म, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, स्प्लीनोमेगेली और क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया देखने को मिलता है। ग्रॉसली हम देखें तो वापस जो इन्फेक्टेड एरिया होता है हमको वेज शेप देखने का मिलता है। माइक्रोस्कोपिकली हम देखें तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। लंग्स में भी सेम पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लंग्स में कंपैरेटिव इन्फेक्शन थोड़ा रेयर देख होता है, अबाउट 10% कॉज होता है एम्बोलिज्म से, बिकॉज लंग्स जो है उसके अंदर ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है, इसलिए हम बोलते हैं लंग्स के अंदर ड्यूअल ब्लड सप्लाई, इसलिए लंग्स में इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। और क्योंकि ड्यूअल सप्लाई है, ब्रोंकियल एंड पल्मोनरी आर्टरीज होती है, अगर वन वेसल ब्लॉक हो भी गई तो ब्लड वेसल इज मेंटेन बाय द अदर वेसल। अदर causes is heart failure, arterial occlusions, mitral sclerosis, thromboembolism, neural thrombosis from the right atrium, pulmonary hypertension. Grossly, grossly we see the infarcted area is triangular with base towards the pleura. Infarcted area जो होता है वो triangular होता है और उसका जो base होता है वो pleura की तरफ होता है. The infarcted area is dark red in color. Infarcted area dark red color का होता है. The older infarcted and fibrosed with hemocytic. The infarcted area जो होता है वो triangular होता है जिसका base towards pleura. उसका बेस प्लूरा की तरफ होता है. इन्फेक्टेड एरिया डार्क रेड कलर का होता है. तो ओल्डर इन्फेक्टेड एरिया फाइब्रोज होता है विद हेमरेजिक पिगमेंट. देयर में भी सुपर एडेड इन्फेक्शन देखने को मिलता है इन्फेक्टेड एरिया में विच कॉजेज लीड टू द गैंग्रीन. Microscopically we see there is a coagulative type of necrosis in the gangrenous changes इंटेस्टाइन एंड एक्सट्रीमिटीज इफ वी सी वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है. सो इट इज़ ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द वीनस फ्लो विच मे कॉज द वेट गैंग्रीन. बट एक्सट्रीमिटीज़ जो होते हैं आपके बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़ वहाँ पे आपको ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलता है. हमको पता है ड्राई गैंग्रीन आपको एक्सट्रीमिटीज़ पे फाउंड होता है विच इज़ फॉलोड बाय द मम्मीफिकेशन. वहाँ पे मम्मीफिकेशन होता है. अगर आपने गैंग्रीन पढ़ा है तो आपको पता होगा. एंड इफ यू आर नॉट एवर में डाउट रिगार्डिंग गैंग्रीन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो मैं गैंग्रीन पे अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने ही वाली हूँ. So next video gonna be of gangrene. So that's the mummification देखने को मिलता है which ultimately shared off by the amputation. कॉजेज क्या होता है थ्रोम्बो एंग्जाइटिस ऑब्लिटरेंस ऑल्सो नोन एज बर्गर्स डिजीज रेनॉल्ड्स डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द लार्ज आर्टरीज. ये सब आपको एक्सट्रीमिटीज़ में देखने को जैसे बर्गर्स डिजीज हो गई, रेनॉल्ड्स डिजीज हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द लार्ज आर्टरीज, ट्रॉमेटिक इंजरी और द इन्फेक्शन ऑफ द डेंटल पल्प. Gross appearance if we, and the list is the last, that is the gross appearance. So gross appearance if we see तो gangrenous area जो होता है तो gangrenous area ये ड्राई हो जाता है, डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है ड्यू टू द हेमोलाइसिस ऑफ द आरबीसीज इन द नेक्रोटिक एरिया. जो नेक्रोटिक एरिया वहाँ पे हेमोलाइसिस होता है आरबीसी का विच ऑल्सो लिबरेट हीमोग्लोबिन. So this is the gross appearance. So this is done with this infarction topic. I hope you got cleared this topic. This white infarct, red infarct, उनके basis पे septic हो गया अगर वो reg septic हो गया and different infarct. So this is be done with the infarct. अगर आपको कोई भी कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. अगर आपको लगता है कोई टॉपिक रह गया या इसमें कोई टॉपिक इसके अंदर कोई टॉपिक छूट गया आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. You can also ask me in the comment section and also you can ask me on my Instagram handle which is given in the description and also in the about section of the YouTube. So bye bye guys, keep learning, keep studying.